ध्यान से समझना, मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारा टॉपिक है विमेय सूत्र की स्थापना करना। आज का हमारा टॉपिक है विमेय सूत्र की स्थापना करना। प्रश्न है, एक तार के कंपनों की आवृत्ति स्मॉल एन, तार की लंबाई स्मॉल एल, तनाव टी और प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल एम पर निर्भर करती है। हमें सूत्र की स्थापना करनी है। ठीक है, अब जब हमारे ये समझ में आ गया है तो हम पहला वाक्य क्या लिखेंगे? हम पहला वाक्य जो इसमें लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे पहला वाक्य। थोड़ी सी इसमें छोटी सी चूक हो गई है मुझसे भी, मैंने वो वाक्य इसमें लिखा नहीं है, बाई मिस्टेक मुझसे लिखने से रह गया है। एक्चुअल में जिस पेज पे लिखा था वो पेज इसमें जोड़ा नहीं है, तो बाई मिस्टेक वो रह गया है लिखने से। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सबसे पहले कि n इज प्रोपोर्शनल टू l। इसका मतलब है n l पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसकी घात हम लगाएंगे a घात लगाने का मतलब हमें सिर्फ ये पता चला है कि l पर निर्भर करता है, कितना निर्भर करता है, कैसे निर्भर करता है, ये नहीं पता चला। यानी हमें ये नहीं पता चला कि l के बढ़ाने से n बढ़ेगा या घटेगा, और बढ़ेगा या घटेगा तो तेजी से बढ़ेगा या तेजी से घटेगा, इसलिए हमने घात a लगा दी। ठीक है, दूसरा हमने कहा कि ये n जो है वो एक और राशि पर निर्भर करता है, वो है तनाव T। हमें ये भी नहीं पता कि T पर कैसे निर्भर कर रहा है, सिर्फ ये पता है कि निर्भर कर रहा है, नहीं पता कि इसके बढ़ाने से ये बढ़ेगा कि घटेगा, तेज बढ़ेगा कि तेज घटेगा, धीमे बढ़ेगा या धीमे घटेगा। तो इसकी भी हम एक अननोन पावर मान लेते हैं B। और तीसरा है कि ये जो स्मॉल n है ये डिपेंड करता है प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर, और इसकी घात मैंने मान ली C। क्या ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो मैंने लिखा है? यस सर। यस सर। ये आपको ये जो भाग मैंने लिखा है ये जस्ट इस क्वेश्चन के बाद में आपको लिखना है। जब इसका हल करेंगे, अपन को सॉल्व करेंगे, तो जस्ट इसके बाद में आपको ये लिखना है। अब देखो, ये 3 समीकरण अपने पास में बन गई, 1, 2 और 3 समीकरण। ठीक है, इन तीनों समीकरणों को मिलाकर के एक समीकरण में बनाऊंगा, और उसका एक तरीका है। उसका तरीका क्या है? लेफ्ट की राशियों को एक साथ में लिखो गुणा करके, ध्यान से सुनना, और राइट की राशियों को एक साथ में लिखो गुणा करके। लेकिन ये याद रखो कि किसी भी राशि का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो लेफ्ट की राशियों को हम गुणा करके लिखते हैं। लेफ्ट में कौन है? n गुणा n गुणा n, 3 बार n हो गया। अब हमने क्या कहा कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 बार n को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू, राइट में जो राशियां हैं कौन कौन सी हैं? l की पावर a, t की पावर b, m की पावर c, इनको एक साथ लिखना है। लेफ्ट की राशियों को एक साथ, राइट की राशियों को एक साथ, इससे एक समीकरण हमारे पास में आ गया। देखो, पहली समीकरण से सिर्फ हमें यह पता चल रहा था, पहली समीकरण से हमें यह पता चल रहा था कि n l पर निर्भर करता है, दूसरी से पता चल रहा था कि n t पर निर्भर करता है, तीसरी से पता चल रहा था कि n m यानी प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लेकिन ये जो समीकरण मैंने लिखी है इससे एक साथ पता चल रहा है कि n l पर, t पर और m पर निर्भर करता है। n l पर, t पर और m पर निर्भर करता है, ये एक साथ लिखने का तरीका है। अब इसमें एक विशेष बात, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। विशेष बात क्या है? मान लो लेफ्ट साइड में आपके पास में 3 बार n जो लिखा हुआ है, उनमें से 1 बार n का स्क्वायर है और 2 बार n है। तो आप एक समीकरण बनाने से पहले लेफ्ट में तीनों समीकरणों को या तो स्क्वायर के रूप में लेकर के आओ या तीनों पर एक घात के रूप में लेकर आओ। स्क्वायर में लाने के लिए दूसरी और तीसरी समीकरण का आपको वर्क करना पड़ेगा, और एक घात में लाने के लिए आपको दूसरी तीसरी समीकरण को नहीं छेड़ना है, पहली का अंडर रूट कर दो। यानी जब आप एक साथ समीकरण लिखो तो लेफ्ट में जो राशियां दी गई हैं
ये इन सब की पावर सेम होनी चाहिए, सारी एक जैसी राशि होनी चाहिए, तब आप इसको ऐसे लिख पाओगे, नहीं तो ऐसे नहीं लिख पाओगे। एक जैसी राशि होनी चाहिए, एक तरफ एक जैसी राशि होनी चाहिए, दूसरी तरफ अलग अलग राशि हो भले। खैर, अभी हमारे पास जो प्रश्न दिया हुआ उसमें हमारे घात की प्रॉब्लम थी ही नहीं। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी है वो ये कहती है कि जो n है वो l पर, t पर, m पर निर्भर करता है, पर इस समीकरण से भी हमें ये नहीं पता चला है कि ये कितने गुना निर्भर करता है, यानी कि l, t और m का मान बदलने पर n में कितने गुना वृद्धि होगी या कितने गुना कमी होगी। ठीक है, तो n और ये जो प्रोपोर्शनलिटी बीच में दी हुई है इसको कहते हैं अनुक्रमानुपातिक चिन्ह। इस चिन्ह को हटा करके अगर आपको बराबर का चिन्ह लाना है तो एक नियतांक काम में लेना पड़ेगा। वो नियतांक कोई भी हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पर के काम में लेते हैं, कुछ सी काम में लेते हैं, कुछ टी काम में, कोई कुछ भी काम में ले सकता है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो के है ये एक नियतांक होगा। और दूसरी बात कि ये के नियतांक ऐसा नियतांक होगा जिसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मान कितना होगा, तो इसका मान गणना करके या प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाएगा। दो बातें खास, घात का चिन्ह ये बताता है कि एक राशि के बदलने से दूसरी राशि कितनी तेजी से बढ़ेगी या घटेगी, और जो ये गुणांक के लगाया है वो ये बताता है कि कितने गुना बढ़ेगी या कितने गुना घटेगी। एक बढ़ने या घटने का क्रम बताता है कि वो तेज होगा या धीमे होगा। घात का अंक उसके निर्भरता का गुण बताता है कि तेजी से बदलेगा या धीमी गति से बदलेगा, और ये जो गुणांक के है ये बताता है कि कितने गुना बदलेगा। आपको ये सारी चीजें वहां समझानी नहीं है, ये सिर्फ मैं आपके लिए समझाने के लिए कह रहा हूं। फिर से समझा देता हूं, फिर से समझ लीजिए। वाक्य के अनुसार वाक्य के अनुसार हम ये कहेंगे कि जो n है वो l पर निर्भर करता है। कितना निर्भर करता है ये हमें नहीं पता है, हमने पावर a लगा दी। हम वाक्य के हिसाब से कहेंगे कि n t पर निर्भर करता है। कितना निर्भर करता है हमें नहीं पता, हमने घात भी लगा दी। वाक्य के हिसाब से हम कहेंगे n निर्भर करता है m पर। कितना निर्भर करता है हमें नहीं पता, हम c लगा देंगे घात। इन सबको एक साथ लिखेंगे तो लिखने का तरीका ये होगा कि लेफ्ट में जितने भी n है उन सबकी जगह एक बार n काम में लिया जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही राशियां m पर ही निर्भर कर रही है, और बाकी की जो राइट की राशियां उनको गुणा करके लिख दो। तो इससे जो अलग अलग समीकरण आ रहे थे, अलग अलग निर्भरता जो पता चल रही थी कि n l पर निर्भर करता है, ये पहली समीकरण से पता चल रहा था। n t पर निर्भर करता है दूसरी से, n m पर निर्भर करता है तीसरी से। अब एक समीकरण आ गई जिससे हमें पता चल गया कि n l t और m तीनों पर ही निर्भर करता है। ऊपर वाली समीकरण ने केवल एक एक की निर्भरता बता रही थी, ये वाली समीकरण सभी की निर्भरता को बता रही है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक स्थिरांक काम में लेते हैं, वो है k। तो ये हो जाएगा l की पावर a, t की पावर b और m की पावर c। ये जो समीकरण है ये आपको इस प्रश्न को सॉल्व करते समय इस क्रम में लिखने, ये मैं लिखने से भूल गया हूं। ये जो पहले तीन समीकरण है ये मैं लिखने से भूल गया हूं, गलती से वो पेपर जो है वो इस पीडीएफ में आया नहीं है, रह गया, अलग रह गया वो, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई है। तो ये आपको लिखना है। अब देखो जो बाकी की समीकरण लिखी थी मैंने, बाकी की दो, वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। ये रही, आप देख सकते हैं कि ये n इज प्रोपोर्शनल टू, वैसे आप डायरेक्ट इस समीकरण से भी शुरू कर सकते हैं, n इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, t की पावर b और m की पावर c। इसको लिखने का तरीका क्या होता है इस समीकरण को, डायरेक्ट कि जो निर्भर करता है उसको एक तरफ लिख दो और जिन पर निर्भर करता है उन सबको दूसरी तरफ लिख करके उनकी अलग अलग घातें लगा दो। तो जैसे n निर्भर करता है तो n को एक तरफ लिख दिया और किस किस पर निर्भर करता है, l पर, t पर और m पर, तो इनको एक तरफ लिख करके इनकी घातें लगा दी अलग अलग a, b और c। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक स्थिरांक हमने लगा दिया है ये। तो आपको क्या करना है कि ये दोनों समीकरणें भी वो जो तीन समीकरणें हमने पीछे लिखी थी उनके साथ ही लिखनी है, इन दोनों के साथ ही लिखनी, इन तीनों के साथ ही ये दोनों समीकरणें लिखनी है। ठीक है, अब हमें इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी चीज चाहिए n की, l की, t की और m की विमाएं चाहिए। तो n जो है वो है आवृत्ति
कंपन की आवृत्ति, आवृत्ति जो होती है उसकी विमा होती है m0l0t-1। अगर आपको विमाएं याद नहीं है तो आपकी बुक में दूसरे चैप्टर में या बुक के लास्ट में, या तो दूसरे चैप्टर में या बुक के लास्ट में सारी राशियों की विमाएं दी हुई हैं। वो विमाएं आप वहां से देख करके लिख सकते हो, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएंगी। तो हमने सबसे पहले एन की विमा देखी। एन की विमा क्या है? m0l0t-1, ये हमने यहां लिख दी है एन। इसके बाद में दूसरा है एल यानी लंबाई। लंबाई की विमा क्या होती है? तो हम सब जानते हैं लंबाई की विमा एल होती है, क्योंकि L1 और ये m0t0। अभी देखो मैंने इस पावर ABC को बाद में यूज लूंगा, मैं केवल L की विमा बता रहा हूं, L की पावर A की नहीं बता रहा हूं, ओनली L की विमा बताई है। तो m0l1t0 ये यहां लिखी गई है लंबाई की विमा। इसके बाद में है तनाव T। तनाव जो होता है वो तनाव जो होता है वो एक प्रकार का बल होता है। आपने देखा होगा जब रस्सी को हम दो तरफ से खींचते हैं या एक सिरे से बांध करके दूसरी तरफ से खींचते हैं, ठीक है, तो जो रस्सी होती है उसमें एक खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। ये जो खिंचाव है इसी को अपन कहते हैं तनाव बल। तो तनाव यानी T एक प्रकार का क्या है? बल है। तो तनाव की विमा वही होगी जो बल की विमा होगी। तो बल की विमा क्या होती है? बल की विमा होती है m1l1t-2। तो ये देखिए तनाव की विमा मैंने यहां रख दी है। अब आप इस प्रश्न में कान खोल करके ध्यान से सुन लें। हाँ बोलिए बेटा। पृष्ठ तनाव और तनाव दोनों अलग अलग पृष्ठ होते हैं। तनाव और तनाव अलग अलग होते हैं। पृष्ठ तनाव और तनाव अलग अलग होते हैं। पृष्ठ तनाव किसी द्रव की सतह पर इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल होता है। इसका सूत्र होता है F/L। और ये जो तनाव है ये डोरी में तनाव है, ये पृष्ठ में तनाव है, द्रव के पृष्ठ में तनाव है। पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ में तनाव को बताता है, और जो तनाव है वो रस्सी में या किसी ठोस वस्तु में तनाव को बताता है। तो तनाव और पृष्ठ तनाव दोनों की विमाएं अलग अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, ठीक है? क्लियर है ये बात? आप इतना सा याद रख लें कि तनाव जो है वो एक प्रकार का बल है। और थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में इस तनाव से संबंधित हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, तब भी आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि तनाव होता क्या है। अब देखो आप इस प्रश्न में जो गलती करते हो, मैं कह रहा हूं ये टॉपिक भले ही कठिन हो लेकिन आपको ये इजी लगेगा अपने आप ही, पर इसमें जो गलती करते हो वो गलती क्या करते हो? आप गलती करते हो इस एम पर आकर के। आप क्या करते हो? प्रश्न में वाक्य में जो लिखा उसे नहीं पढ़ते हो और आप इस एम को देख करके कंफ्यूज हो जाते हो। एम क्या है बच्चों? एम क्या है? एम, वेरी गुड। जो कुछ बच्चे कह रहे हैं एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, कुछ कह रहे हैं द्रव्यमान है। जो बच्चे कह रहे हैं द्रव्यमान है वो गलत कह रहे हैं। एम द्रव्यमान नहीं है, एम एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। एकांक लंबाई, जब भी किसी चीज के आगे एकांक लगा दे तो समझ लो कि उसमें उसका भाग दिया गया है। जैसे इसमें क्या लिखा है? एकांक लंबाई का द्रव्यमान, इसका मतलब समझ लो कि द्रव्यमान में लंबाई का भाग दिया गया है। यानी स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम एक प्रकार से द्रव्यमान और लंबाई का अनुपात है। स्मॉल एम क्या है? द्रव्यमान और लंबाई का अनुपात है। अगर लिखा होता कि ये सिर्फ द्रव्यमान है तो हम इसको कहते हैं कि ये केवल एम है, लेकिन लिखा हुआ है एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, मतलब समझ लो कि द्रव्यमान में लंबाई का भाग दिया गया है, लंबाई में द्रव्यमान का भाग दिया गया है। ऐसे ही मान लो कोई कह देवे कि ये वेग में परिवर्तन की दर है, जहां पर दर शब्द आ जाए वहां समझ लो समय का भाग दिया गया, ठीक है? तो जब भी एकांक शब्द आता है तो इसका मतलब उस राशि का भाग दिया गया है। लंबाई के साथ एकांक है मतलब लंबाई का भाग दिया है। तो स्मॉल एम जो है वो द्रव्यमान नहीं है, वो क्या है? द्रव्यमान बटा लंबाई है। अब देखो द्रव्यमान की विमा होती है m1 और लंबाई की विमा होती है l1। इस l1 को ऊपर ले जाओगे तो विमा आ जाएगी m1l-1 और t की जगह t की पावर 0। अब आप गलती क्या करते? आप इसको द्रव्यमान समझ लेते तो इसकी विमा लिख देते m1 और m1 लिखते, गलत हो जाता। ये इस प्रश्न की खास बात है, मैंने जानबूझ के ये प्रश्न लिया है। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार आता है और मैंने देखा बहुत सारे बच्चे सिर्फ यही गलती करके आते हैं, बाकी सब कुछ सही कर देते हैं। जब विमा की बात आती है तो एकांक लंबाई के द्रव्यमान की जो विमा है वो वही लिखे आते हैं जो द्रव्यमान की विमा है।
नहीं, एकांक लंबाई के द्रव्यमान की विमा द्रव्यमान की विमा के बराबर नहीं होगी, उसकी विमा द्रव्यमान बटा लंबाई की विमा के बराबर होगी, यानी कि m1l-1t0। क्लियर है ये बात या कोई संशय है किसी को? यस सर, क्लियर है। नो सर। ठीक है ना। तो अब आगे से ध्यान रखना, अगर केवल द्रव्यमान लिखा हुआ है तो आपको उसको द्रव्यमान की विमा लिखनी है। जब लिखा हुआ है एकांक लंबाई का द्रव्यमान तो आपको लंबाई का भाग देना है। ठीक है। अब जैसे मान लो लिखा हुआ हो कि एकांक क्षेत्रफल का आवेश, इसका मतलब क्या हुआ है कि आवेश में क्षेत्रफल का भाग दिया हुआ है। ठीक है। तो ऐसे एकांक लंबाई का मतलब है लंबाई में द्रव्यमान का भाग दिया, तो ये विमा अपने पास आ गई। ये सारी विमाएं हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण हमने लिखी थी स्मॉल एन बराबर के एल की पावर ए टी की पावर बी एम की पावर सी, इसमें रखेंगे सारी विमा। सारी रख देते हैं, एन की विमा रख देते हैं, के की विमा रख देते हैं, एल की रख देते हैं, टी की रख देते हैं और एम की रख देते हैं। एन की विमा हमें पता है, एन की विमा m0 l0 t -1 है। आप चिंता नहीं करें, इसी टॉपिक को आज मैं एक बार और पढ़ाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा इसको। आप टेंशन नहीं लेना कि अगर समझ में नहीं आए पहली बार में तो दूसरी बार में समझना। अब हम लिखेंगे के की विमा, तो के तो मात्रकहीन राशि है तो इसकी तो कोई विमा होती ही नहीं है, मात्रकहीन राशि कोई विमा नहीं, यानी के की विमा लिखने की जरूरत नहीं। अब हम लिखेंगे एल की विमा। देखो जब भी आप बच्चों ये विमाएं लिख रहे हो तो ये जरूरी नहीं है जब आप समीकरण को सॉल्व करो तो उस विमा को पूरा लिखो, पूरा लिखना जरूरी नहीं होता है। जिसकी घात 0 हो उसको नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे लंबाई की विमा में m की पावर और t की पावर 0 है, तो m की पावर और t की पावर 0, तो m और t को नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो l की विमा क्या हो गई, l की विमा हो गई l1, ये तो l की विमा हो गई, और l की घात कितनी है a, तो इसकी घात a लगा दी हमने। ये समझ में आया हमने l की विमा कैसे लिखी है? ऊपर से हमने लंबाई की विमा लिखी है l1 और l की पावर a थी तो इसकी भी पावर a लगा दी। अब t की विमा लिखते हैं। t की विमा क्या है, m1 l1 t -2, और इस पूरे की घात कितनी हो गई, इस पूरे की घात हो गई b। और उसके बाद में स्मॉल m यानी एकांक लंबाई के द्रव्यमान की विमा। एकांक लंबाई का द्रव्यमान है m1 l -1, ये इसकी विमा हमने निकाली थी, इस पूरे की घात c। ठीक है। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? फिर से समझ लीजिए। हमने सबसे पहले क्या किया, स्मॉल n की विमा लिख दी m0 l0 t -1। इसके बाद में हमने क्या किया, l की विमा लिख दी। l की विमा कितनी है, l1 है, ये देखो ये l की विमा लिख दी l1, और चूंकि l की घात a दी हुई है इसलिए हमने इसकी भी घात a लगा दी है। फिर उसके बाद में हमने t की विमा लिख दी। t की विमा है m1 l1 t -2, और t की घात b है तो इस पूरे ब्रैकेट की घात b लगा दी। फिर उसके बाद में स्मॉल m यानी एकांक लंबाई का द्रव्यमान, इसकी विमा हमने रख दी m1 l -1 और इस पूरे की घात लगा दी c। इसको आप, इस समीकरण को आप कहां देख सकते हैं, तो ये भी मैं आपको पीडीएफ में भी एक बार बता देता हूं, देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, ये समीकरण एज इट इज लिख दी, इसमें हमने विमाएं रख दी, n की विमा रख दी, फिर k की कोई विमा है नहीं, l की विमा l1 रख दी और इसकी घात a लगा दी, क्योंकि l की घात a थी इसलिए। t की विमा रख दी और उसकी घात b लगा दी, फिर m की विमा रख दी और उसकी घात c लगा दी। तो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक एक स्टेप समझ में आएगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। आ गया। आ गया बच्चों? चलो ठीक है, आगे आया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो आप देखोगे कि जो राइट साइड में, राइट साइड की बात कर रहा हूं केवल मैं, पहला जो ब्रैकेट है, दूसरा जो ब्रैकेट है और तीसरा जो ब्रैकेट है, इन सब में घात के ऊपर घात दी हुई है। जैसे अंदर घात 1 2 -2 इस तरीके से दी हुई है, और बाहर जो घात है वो ABC के रूप में दी हुई है। मैंने आपको कहा था कि जो बाहरी घात है वो जिस भी कोष्टक के बाहर दी गई है उस कोष्टक के अंदर की राशियां अगर गुणा हो रही हैं तो फिर ये जो बाहरी घात है उसको हम आंतरिक घात से गुणा कर देंगे। तो हम पहले L की घात देखते हैं, पहले वाले कोष्टक में देखते हैं। पहले कोष्टक में अगर आप बाहर अंदर देखोगे तो L की घात 1 है,
और बाहर है a, तो 1a से गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, l की घात a। अब दूसरे कोष्टक में देखो, m की घात 1 इस b से गुणा होगा तो आ जाएगा m की घात b, l की घात 1 इस b से गुणा होगा तो l की घात b आ जाएगा। केवल घातों को गुणा कर रहे हैं हम, m की घात 1 थी तो 1 को b से गुणा कर दिया, l की घात 1 थी तो 1 को b से गुणा कर दिया, t की घात कितनी है -2, तो -2 को b से गुणा करेंगे तो -2 भी हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा ब्रैकेट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब तीसरे ब्रैकेट पर आते हैं हम। तीसरे ब्रैकेट में देखें हम, m की पावर 1 है और बाहर है c, तो 1 को c से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा m की पावर c। m की पावर c आ गया हमारे पास में, ये देख लीजिए m की पावर 1 है, इसको c से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 इंटू सी इक्वल्स टू m की पावर c, और फिर l की पावर -1 है, इसको c से मल्टीप्लाई किया तो l की पावर माइनस का c। ठीक है, ये बच्चों ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। क्लियर है? क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, जिनके आधार समान हैं उनकी घातों को जोड़ देंगे, है ना। जैसे अपन m से शुरू करते हैं, तो m कितनी बार दिया हुआ है, m 2 बार दिया हुआ है, एक में m की पावर b है और एक में m की पावर c है। ठीक है, ये जो राशियां हैं ना, ये सारी आपस में गुणा हो रही हैं, इसलिए हम इनकी घातों को जोड़ सकते हैं। तो इन दोनों का आधार देखो सेम है, m है, तो घात जुड़ जाएगी, कितना आ जाएगा, m की पावर b प्लस c। ये देखो हमने यहां लिख दिया m की पावर b प्लस c। ठीक है, दूसरा हम l को देखें तो l के कितने पद हैं, तो आप देखोगे l जो है उसमें एक में l की पावर a दी हुई है, एक में l की पावर b दी हुई है और एक में l की पावर -c दी हुई है। तो घातों को जोड़ देते कितना आ जाएगा, l की पावर a प्लस b माइनस c। ये आप यहां देख सकते हो, ये l की पावर जुड़ गई। अब इसके बाद में बचा कौन, t। तो t का तो एक ही पद दिया हुआ है, एक ही चीज दी हुई है, t की पावर -2b, तो इसमें तो घातों को जोड़ने का कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो एज इट इज यही लिखना है आपको। तो ये हमने लिख दिया t की पावर -2b, तो ये अपने पास में लाइन आ गई। यहां तक समझ में आया बच्चों के नहीं आया? ये लाइन कैसे आई है, हमने आधार जिनके समान है उनकी घातों को जोड़ दिया है केवल। अब देखो, अब मैं जो पिछले टॉपिक में मैंने जो तथ्य पढ़ाया था उसको मैं काम में लूंगा। पिछले टॉपिक में मैंने क्या कहा था कि अगर समीकरण सही है तो गारंटी से दूसरी तरफ, दोनों तरफ की विमाएं बराबर होंगी। तो हम जो समीकरण बनाना चाह रहे हैं, ये n बराबर k l a b t b m c, ये हम सही समीकरण बनाना चाह रहे हैं कि गलत समीकरण बनाना चाह रहे हैं? सही समीकरण। सही समीकरण बनाना चाह रहे हैं। और अगर सही बनाना चाह रहे हैं तो दोनों तरफ की विमाएं बराबर आनी चाहिए, आनी चाहिए ना? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, चाहिए। अब एक और खास बात बता दूं मैं आपको, मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, दो तीन दिन से हम ये चीज को बार बार समझ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आप गलती कर देते हो। ये जो लिखा हुआ है m की पावर 1 और l की पावर 1 और t की पावर -2, क्या विमा लिखी हुई है, क्या है विमा? m की पावर t-2 विमा लिखी हुई है 1 1 -2, m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2, ये पूरा मिलकर विमीय सूत्र कहलाता है, विमा नहीं कहलाता है। विमा केवल घात को कहते हैं। ठीक है ना? तो मैंने क्या कहा कि विमाएं बराबर होनी चाहिए, और विमाएं बराबर होनी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, घातों को बराबर करना पड़ेगा। विमाएं बराबर हैं तो इसका मतलब घातों को बराबर करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में द्रव्यमान m की विमा 0 है और राइट साइड में है b प्लस c, तो हम कहेंगे b प्लस c की जगह भी 0 आना चाहिए। ये बराबर तो तभी होगा जब b प्लस c की जगह 0 आएगा। तो हमने क्या कह दिया भाई, हमें पता चल गया कि b प्लस c का मान 0 आना चाहिए। ऐसे लेफ्ट साइड में देखो l की पावर कितनी है, 0, राइट साइड में कितनी है, a प्लस b माइनस c। तो ये दोनों तरफ की विमाएं बराबर कब होंगी, जब लेफ्ट में l की पावर 0 है तो राइट में भी 0 आना चाहिए, यानी a प्लस b माइनस c की जगह भी 0 आना चाहिए। और ऐसे ही लेफ्ट में t की पावर -1 है, राइट में t की पावर -2b है, इसका मतलब -2b का जो मान है वो किसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर। आपको तुलना करनी है m की पावर से, l की पावर की l की पावर से और t की पावर की t की पावर से।
दोनों साइड की। तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हम तुलना करें तो m की पावर एक तरफ b प्लस सी है और एक तरफ 0 है, ये बराबर आनी चाहिए। एक तरफ l की पावर a माइनस बी, a प्लस बी माइनस सी है, दूसरी तरफ 0 है, ये बराबर आनी चाहिए। एक तरफ t की पावर माइनस 2b है, एक तरफ -1 है, ये बराबर आने चाहिए। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया कि ये कैसे लिखा है? आ गया सर। आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने सर, एक इनको बार- नाम दे दिए, एक बार वापस समझ सर, लो, वापस फिर से बता- बता देता हूं, वापस बता रहा हूं, चिंता मत करो। देखो, अगर कोई समीकरण को हम सही बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि लेफ्ट साइड में जो विमाएं हैं और राइट साइड में जो विमाएं हैं वो बराबर आनी चाहिए। विमाओं का मतलब है उन भौतिक राशि को घातें बराबर आनी चाहिए। तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे द्रव्यमान यानी m की घात 0 दी हुई है, राइट साइड में द्रव्यमान की घात कितनी दी हुई है? b प्लस सी। कितनी दी हुई है? b प्लस सी। तो हम क्या कहेंगे भाई, 0 और b प्लस सी दोनों बराबर आने चाहिए, तो ये समीकरण सही हो पाएगी। अगर बराबर नहीं आए तो दोनों तरफ की विमाएं अलग अलग हो जाएंगी और समीकरण गलत हो जाएगी। तो सही समीकरण बनाने के लिए b प्लस सी की जगह क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, यानी b प्लस सी का मान 0 आना चाहिए। तो हमने देखो पहला मान लिख दिया, b प्लस सी 0 आना चाहिए। ऐसे ही हम कहेंगे कि लेफ्ट साइड में l की पावर 0 है, तो राइट साइड में जो लिखा हुआ है वो भी 0 आना चाहिए l की पावर में। यानी कि राइट साइड में l की पावर में लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस सी, तो ये भी कितना आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। a प्लस बी माइनस सी का मान 0 आ जाना चाहिए। ऐसे ही राइट साइड में जो t की पावर -2b लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ -1, ये दोनों भी बराबर आने चाहिए, तभी ये समीकरण सही होगा। तो लेफ्ट साइड में जो -2b है वो -1 के बराबर आना चाहिए। समीकरण को सही करने की ये 3 शर्तें हमने लिख दी हैं कि ये अगर पूर्ति हो गई तो समीकरण सही हो जाएगी। संदीप, अब समझ में आया बेटा, या अब भी कोई डाउट है? यस। आ नहीं गया? सर, आ गया। चलें, चलो हाँ। आगे चलते हैं। यस। अब देखो, हमने पहले ये जो समीकरण थी इसको नंबर 1 दिया हुआ है, b प्लस सी बराबर 0 को नंबर 2 दिया हुआ है, a प्लस बी माइनस सी को नंबर 3 दिया हुआ है। ये जो समीकरण हमारे पास में आई है -2b बराबर -1, इसमें से -2 को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो क्या आ जाएगा? b बराबर -1 बटा -2, ये आएगा। पक्षांतरण करने पर माइनस से माइनस कट गया तो b का मान कितना आ गया? 1/2। हमारा अब मुख्य उद्देश्य क्या है? ABC का मान निकालना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो हमने क्या किया कि इस समीकरण से b का मान निकाल लिया हाफ। केवल क्या किया हमने? -2 का पक्षांतरण कर दिया दूसरी तरफ, तो आपके पास में आ गया b बराबर -1 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट गया और उत्तर आ गया 1/2। तो b का मान आ गया 1/2। अब अगर मुझे b से a और c का मान निकालना है तो मैं समीकरण 2 में b का मान रख देता हूं। समीकरण 2 में b की जगह रख दिया। समीकरण 2 क्या है? b प्लस सी बराबर 0। अब यहां पर देखो b की जगह रख दिया 1/2 और c की जगह c है, 0 की जगह 0 है। इस 1/2 को दूसरी तरफ ले जाओ। जो गुणा में होती हैं राशियां या भाग में होती हैं उन्हें दूसरी तरफ ले जाओ तो गुणा वाली राशि भाग में और भाग वाली राशि गुणा में हो जाती है। लेकिन जो राशियां जोड़ या बाकी में हैं उनको दूसरी तरफ ले जाओ तो उनका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस में है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस में तो प्लस हो जाएंगे। तो हाफ को दूसरी तरफ ले जाओगे तो जाएगा आपके पास में c बराबर 0 तो ऑलरेडी है, -1/2। 0 में से 1/2 को घटाओगे तो 0 में से जिसको घटाते हैं वो का वही आ जाता है। 1/2 को घटाएंगे तो 1/2 ही आएगा, लेकिन कैसा आएगा? माइनस का आएगा। माइनस का चिन्ह 1/2 के साथ में, तो 1/2 माइनस का आ जाएगा आपके पास में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? c का मान भी निकाल सकते हो। फिर से समझ लें, हमने b प्लस सी बराबर 0 वाले समीकरण में जो b का मान हमने निकाला है 1/2 वो हमने यहां रख दिया। b प्लस सी बराबर 0 वाले समीकरण में, यानी कि समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4 से b का मान हमने यहां रख दिया है 1/2। इस 1/2 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो c का मान आ जाएगा -1/2। c का मान आ गया, b का मान आया हुआ है। ये a b, ये जो b और c के मान है ये समीकरण नंबर 3 में, यानी कि a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 में आपको रखना है। ये रख देते हैं तो a में a का मान तो हमें पता है ही नहीं, b का मान हमें पता है, b का मान हमें पता है कितना है, b का मान है 1/2। फिर माइनस का चिन्ह,
फिर सी का मान हमें पता है माइनस का 1/2 बराबर 0। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास में आ जाएगा a प्लस 1/2 प्लस 1/2 बराबर 0। ठीक है, तो ये 1/2 और 1/2 आधा आधा जोड़ करके 1 हो गया, तो a प्लस 1 बराबर 0। तो a बराबर आ गया आपके पास में माइनस का 1। फिर से समझ लेते हैं, ये जो समीकरण संख्या 3 है, इस समीकरण संख्या 3 में हम b और c के मान रख देते हैं। समीकरण संख्या 3 में b और c के मान रखेंगे तो a की जगह तो a है ही, b की जगह 1/2 आ गया। बीच में जो माइनस का चिन्ह है समीकरण में, ये समीकरण में माइनस का चिन्ह है वो एज इट इज रह जाएगा। फिर इसके बाद में हमने c का मान रख दिया माइनस का आधा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास में हो जाएगा a प्लस हाफ बराबर 0। आधा और आधा को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, तो a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a बराबर हो गया माइनस का 1। अब देखो, जो a b c का मान निकालने के लिए हमने तरीका काम में लिया है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको इसमें दिमाग खुला रखना पड़ेगा कि पहले कौन से समीकरण को सर रखूं। a b c के जब मान निकालने हैं तो ये जरूरी नहीं कि पहले a का ही मान निकालो, पहले b और c का मान भी निकाल सकते हो आप। जो मान आसानी से निकल जाए वो पहले निकाल लो, जो मान आसानी से निकल जाए वो पहले निकाल लो और दूसरा मान बाद में निकाल लो। जो मान आसानी से निकल जाए वो पहले निकाल लो और जिस मान को निकालने में ज्यादा मानों की जरूरत है उसको बाद में निकालो। जैसे हमने देखा -2b, एक समीकरण हमारे पास में आया माइनस का 2b बराबर माइनस का 1। इससे आप देख सकते थे b का मान आसानी से निकल गया, तो मैंने सबसे लास्ट समीकरण को सबसे पहले सॉल्व किया। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे पास में जब b का मान आया तो मेरे पास में दो समीकरण थे। एक समीकरण था मेरे पास में a प्लस बी माइनस सी और एक समीकरण था b प्लस सी। देखो, किसी भी समीकरण को जब आप सॉल्व करके किसी एक राशि का मान निकालते हो तो बाकी राशियां ज्ञात होनी चाहिए। अब अगर मैं पहली समीकरण से a या c का मान निकालता तो a का निकालता तो b और c पता होना चाहिए था, और c का निकालता तो a और b पता होना चाहिए था। लेकिन इस समीकरण में हमें केवल b का मान पता है। एक समीकरण से एक ही राशि का मान निकाल सकते हो आप, दो समीकरणों से दो राशियों का और तीन समीकरण से तीन राशियों का। ठीक है, तो जो पहली समीकरण है a प्लस बी प्लस माइनस सी, इसमें से मैं ना तो a का मान निकाल सकता था ना c का निकाल सकता था अभी इस स्थिति में। लेकिन समीकरण ये जो मैंने लिखी है b प्लस सी, इसमें c का मान निकालने के लिए आपको केवल b का मान चाहिए, जो कि आपके पास में आ चुका है। तो हमने b का मान रख करके c का निकाल लिया। अब b और c दोनों के मान आ गए, हमें a का मान निकालना था, तो ऐसी समीकरण आपको काम में लेनी पड़ेगी जिसमें a हो। तो ऐसी तो एक ही समीकरण है a प्लस बी माइनस सी, इसमें b और c का मान रख करके हमने a का मान निकाल लिया। तो हमारे पास में a b c तीनों के मान आ गए हैं। a का मान आया है हमारे पास में 1, सॉरी a का मान आया आपके पास में 1, b का मान आया है 1/2 और c का मान आया है माइनस का 1/2। ये सारे के सारे मान मैं इस समीकरण में रखूंगा। n बराबर k l की पावर a t की पावर b और m की पावर c। भैरू बोलो सर -1 बोलो। हाँ सॉरी, माइनस सॉरी बेटा, सही, बिल्कुल सही कहा, -1 है, गलती से 1 लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक, -1 है। अब ये सारे मान अपने को किस में रखने हैं? अपने को ये सारे मान रखने हैं n बराबर k l की पावर a t की पावर b और m की पावर c में। तो देखो रखते हैं हम n, k की जगह k है, l की पावर a यानी -1, t की पावर b यानी कि 1/2 और m की पावर c यानी माइनस का 1/2। ठीक है, अब जो भी पावर माइनस में आ रही है उसको नीचे ले जाओ, उस राशि को नीचे ले जाओ, नीचे ले जाने से उसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो आपके पास में हो जाएगा n, k को ऊपर रहने दें, l को नीचे ले जाओ, ये l की पावर 1 हो गई, प्लस का 1 हो गई। t की पावर प्लस में हाफ है, इसको ऊपर ही रहने दो, m की पावर माइनस में इसको नीचे ले जाओ, m की पावर हाफ, m की पावर हाफ। अब देखो, मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है। अब एक और खास बात बता रहा हूं कि मान लो दो राशियां हैं आपके पास में, x की घात 2 इंटू y की घात 2। जब दो राशियां गुणा हो रही हैं या भाग दिया जा रहा है और उनकी घातें बराबर हैं,
तो घात को कॉमन लिया जा सकता है। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, सॉरी इंटू y का स्क्वायर, तो दोनों में घात बराबर है, 2 है, तो घात को कॉमन ले सकते हो और अंदर लिख सकते हो आप x इंटू वाई। ये भागफल में होती तो भी आप ऐसा कर सकते थे, मान लो होता एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो दोनों की घात सेम है, ये घात को कॉमन ले लिया और अंदर आ गया x बटा वाई, यानी केवल राशियां रह गई। तो ऐसा ही हम करेंगे t की पावर हाफ और m की पावर हाफ में, ये दोनों भागफल में हैं, इनकी घातें बराबर हैं, तो इस घात को कॉमन ले सकते हो आप। तो आपके पास में आ जाएगा n बराबर k बटा l t बटा m की पावर हाफ। और जो पावर हाफ होती है वो पावर हाफ को आप अंडर रूट कह सकते हो। अंडर रूट पावर हाफ के लिए ही होता है, जब अपन लिखते हैं ना x का अंडर रूट, इसका मतलब है x की पावर 1/2, या लिखा हुआ x की पावर 1/2, इसका मतलब है x का अंडर रूट। तो ऐसे ही t बटा m की पावर हाफ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, n बराबर k बटा l अंडर रूट t बटा m, रूट t बटा m। तो ये हमारे पास में अंतिम समीकरण आ गया और ये हमारा आंसर है। एक बार फिर से इस प्रश्न को समझ लेते हैं तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। मैं रिवाइंड करा देता हूं, अब चूंकि हम बहुत सारी चीजें समझ चुके हैं इसलिए आसान रहेगा। पीछे चलते हैं हम प्रश्न पर। हम कहेंगे प्रश्न हमारा जो था वो है कि एक तार के कंपनों की आवृत्ति स्मॉल n, तार की लंबाई l, तनाव t और प्रति इकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल m पर निर्भर करती है। सबसे पहली बात जो मैंने आपको कही थी, प्रश्न में आपको ये समझना है कि कौन निर्भर करता है और किस पर निर्भर करता है। तो हमने ये समझ लिया कि n निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो जो n है वो निर्भर करता है l, m और t पर, या n, l, t और m पर, एक ही बात है। तो हमने लिख दिया भाई n निर्भर करता है l पर, l की पावर हमने a लगा दी, मन से लगा दी, कितनी पावर पर निर्भर करता हमें पता नहीं था इसलिए। n निर्भर करता है t पर, इसकी पावर b, ये भी हमने मन से लगा दी, और n निर्भर करता है m की पावर c पर। ठीक है, तो इसकी पावर ये हमने लगा दिया। इन सबको मिलाकर के एक समीकरण बनाना हो तो हम लिख सकते हैं n इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, t की पावर b, m की पावर c। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट काम में लिया जाता है, वो है k। तो l की पावर a, t की पावर b, m की पावर c। इस k की खास बात यह है कि k का मान हम विमेय विधि से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इस k का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी ये लास्ट तक k ही चलेगा हमारे पास में। अब हमें इस समीकरण को सही करने के लिए, हाँ बोलो बेटा। सर के की जगह कुछ लिख सकते हैं ना, कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि पहले से लिखी हुई राशियां काम में मत लेना। जैसे हमने पहले से ए बी सी टी एल एम और एन काम में लिया है, तो ए बी सी टी एन एल की जगह कोई भी राशि काम में ले। जैसे आपने कह दिया मैं पी काम में लेना चाहता हूं, तो नीचे लिख देना कि पी जो है वो अनुक्रमानुपातिक स्थिरांक है। जैसे के है, वो के क्या है, अनुक्रमानुपातिक स्थिरांक है। ये आपको दिखाना पड़ेगा, वहां बताना पड़ेगा भाई ये जो पी मैं लिख रहा हूं ये कौन है पी। जैसे मैं लिख रहा हूं कि के कौन है, के है अनुक्रमानुपातिक स्थिरांक। ठीक है, तो ये आप कुछ भी काम में लो पर आप दिखा देना वहां पर। तो अगर मान लो समीकरण में ऑलरेडी के है तो के की जगह आपको कुछ और भी लेना पड़ सकता है। ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं आए कि भाई मुझे के की जगह क्या लेना है, तो के की जगह हिंदी में लिख देना नियतांक। n बराबर नियतांक इंटू एल की पावर a, t की पावर b, m की पावर c। ठीक है, अब देखो हमें इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए n, l और t और m की विमा चाहिए। तो n की विमा m0 l0 t -1, l की विमा m0 l1 t0 लंबाई है। तनाव की विमा वही होती है जो बल की होती है, m1 l1 t -2। मैंने आपको कहा था, फिर से बता रहा हूं, स्मॉल m की विमा लिखते हुए ध्यान रखना स्मॉल m द्रव्यमान नहीं है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, इसलिए हम स्मॉल m की विमा निकालने के लिए m में l का भाग देंगे। तो ये हमारे पास में विमा आ जाएगी m की पावर 1 और l की पावर 1 जो थी वो ऊपर चल जाएगी, तो l की पावर -1। तो ये आपके पास में एकांक लंबाई के द्रव्यमान की विमा आ गई। ये जो विमाएं हैं ये हम इस समीकरण, ये जो समीकरण हमने काम में ली है n की पावर n बराबर k, l की पावर a, t की पावर b, m की पावर c, यानी समीकरण नंबर 1, इसमें हम विमाएं रखेंगे। तो n की विमा रख दी हमने। फिर जब हम l, t और m की विमाएं रखेंगे तो उस समय आप ये ध्यान रखें कि m, l और t
जो हम विमाओं में लिखते हैं, विमाओं के अंदर जो MLT लिखते हैं, उसमें से अगर किसी की पावर 0 हो तो उसको नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो जैसे सबसे पहले मैं स्मॉल l की विमा लिख रहा हूं, तो स्मॉल l की विमा में m की पावर 0 है और t की पावर 0, तो इसको मत लिखो, रहने दो। क्या रह जाएगा? ओनली l की पावर 1। तो देखो स्मॉल l की विमा हो गई l की पावर 1, और चूंकि स्मॉल l की पावर a है इसलिए a पावर लगा दी। ऐसे ही तनाव की विमा m1 l1 t माइनस 2, t की घात b है तो इस पूरे की घात भी हमने b लगा दी। और फिर स्मॉल m की विमा m1 l माइनस 1 और इस पूरे की घात c है तो हमने भी c लगा दी। अब इस घात को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में देख सकते हैं आप कि जो l की पावर 1 है, l की पावर 1 और इस पूरे की पावर है a, तो ये 1 और a आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आ जाएगा l की पावर a, जो कि हमने यहां लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में आपके पास में है m की पावर 1 l की पावर 1 t माइनस 2, इस पूरे की पावर b है, तो ये b बारी बारी से सभी की पावर से मल्टीप्लाई होगा। तो m की पावर 1 से b मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया m की पावर b, l की पावर 1 से b मल्टीप्लाई हुआ तो l की पावर b, और t की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो t की पावर माइनस का 2b। ये हमने यहां लिख दिया, सॉरी यहां लिख दिया। इसके बाद में तीसरा है m1 l माइनस 1 की पावर c, तो इसमें जो पावर c है वो m की पावर और l की पावर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो m की पावर 1 से जब c मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया m की पावर c, l की पावर माइनस 1 से जब ये c मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया l की पावर माइनस का c। तो ये हमारे पास में आ गया, ये भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जिनके आधार समान है उनकी घातों को हम जोड़ देंगे, तो हम देख सकते हैं कि m की दो संख्याएं दी हुई है, दोनों में आधार m ही है, तो दोनों की घातें जुड़ गई b और c। m की दो संख्याएं थी, एक थी m की पावर b और एक थी m की पावर c, घातें जुड़ गई, आ गया m की पावर b प्लस c, ये हमने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद में l की हम बात करें तो l के 3 संख्याएं हैं हमारे पास में, एक है l की पावर a, एक है l की पावर b और एक है l की पावर माइनस का c। इनके भी आधार तीनों के l ही है, तो घातें जुड़ जाएंगी a प्लस b माइनस c, ये हमने यहाँ लिख दिया है। ऐसे t की हम बात करें तो t की तो एक ही संख्या है, तो उसमें पावर जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, ये t की पावर माइनस 2b। अब हम तुलना कर लीजिए, दोनों तरफ m की पावर बराबर होनी चाहिए, l की पावर बराबर होनी चाहिए, t की पावर बराबर होनी चाहिए। तो एक तरफ l की पावर है b, m की पावर है b प्लस c और की पावर 0 है, यानी b प्लस c बराबर 0 आना चाहिए, दोनों पावर्स बराबर आनी चाहिए। एक तरफ l की पावर है a प्लस b माइनस c, दूसरी तरफ है 0, तो ये दोनों बराबर आ गए। एक तरफ t की पावर है माइनस 2b, एक तरफ है माइनस 1, तो माइनस 1 के बराबर आ गया। अब इस 2b माइनस 2b बराबर माइनस 1, माइनस 2b बराबर माइनस 1 में माइनस 2 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो b बराबर आ जाएगा माइनस का 1 बटा माइनस का 2 बराबर 1 बटा 2, माइनस से माइनस कट गया, ये b का मान आ गया। ये जो b का मान है वो समीकरण नंबर 2 में अगर आप रखोगे, हम कहें कि समीकरण 4 से जो b का मान आया है वो समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, तो आपके पास में b की जगह आ जाएगा 1/2, c की जगह c है और 0 की जगह 0 है। इसे 1/2 को 2 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो c का मान माइनस का 1/2 हो गया। ये जो b का मान आपको समीकरण 4 से और c का मान समीकरण 5 से प्राप्त हुआ है, ये दोनों मान समीकरण 3 में रख दो। a की जगह a है, b की जगह हाफ है और c की जगह माइनस हाफ है, बीच में माइनस का चिन्ह जो सूत्र में दिया हुआ वो है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस का हाफ हो गया, आधा आधा 1 होता है, तो ये आपके पास में हो जाएगा a, अपने पास में कुछ इस तरह का समीकरण आया था, ये a b की जगह प्लस हाफ, फिर माइनस सूत्र का, फिर c की जगह माइनस का हाफ, ये जो c का माइनस हाफ है और सूत्र का हाफ माइनस है, ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो हो जाएगा a प्लस हाफ 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस 1। तो लेफ्ट साइड में आपके पास में a प्लस 1 आ जाएगा, राइट में तो 0 चल ही रहा है आपका। इस 1 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो a का मान माइनस का 1 आ जाएगा, तो a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया। a का मान हमारे पास में माइनस का 1 है -1 है, b का मान 1/2 है और c का मान माइनस का 1/2 है। समीकरण है n बराबर k l की पावर a t की पावर b और m की पावर c। इस समीकरण में a b c का मान रख देते हैं तो आ जाएगा n बराबर k की जगह k है l की पावर -1, b की पावर t की पावर b यानी कि t की पावर हाफ और m की पावर माइनस का हाफ, क्योंकि c का मान माइनस का हाफ है,
जो माइनस की पावर है उनको नीचे ले जाते हो तो आ जाएगा n बराबर k अपॉन l, l को नीचे ले गए तो प्लस हो गई पावर, t की पावर प्लस हाफ है इसको ऊपर रहने दो, m की पावर माइनस में इसको नीचे ले जाओ, माइनस का हाफ। t और m की पावर समान है, t और m की पावर समान है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, t और m की पावर को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि t और m गुणा में या भाग में है, या तो गुणा में हो या भाग में हो, तो आप इनकी पावर को कॉमन ले सकते हो, सेम पावर हो तो आपके पास में आ जाएगा n बराबर k बटा l, तो एज इट इज है, t बटा m की पावर हाफ जो है वो कॉमन आ गई। पावर हाफ का जो मीनिंग होता है वो होता है अंडर रूट, तो पावर हाफ को हटा के आप अंडर रूट लिख सकते हो, तो आ जाएगा n बराबर k बटा l अंडर रूट ऑफ t बटा m। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पुराने टॉपिकों से थोड़ा सा अलग और कठिन टॉपिक था, पर आपको आज की क्लास में टॉपिक 99%, 100% तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा, लेकिन 99% आपको समझ में आ गया होगा।